आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर मुंगेर से आ रही है, जहां पर 49 लाख रुपए लूटकांड का खुलासा किया गया है। 44 लाख रुपए के साथ 2 लुटेरे गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 49 लाख रुपए लूटकांड का खुलासा, 44 लाख रुपए के साथ 2 लुटेरे गिरफ्तार में हैं इस वक्त। कल व्यवसायी लक्ष्मी साह के स्टाफ से लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। लक्ष्मी साह के स्टाफ से लूट की इस घटना में 49 लाख रुपए के लूटकांड के बाबत 44 लाख रुपए के साथ 2 लुटेरे गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और सहयोगी अरुण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अरुण, इन दोनों लुटेरों से पूछताछ में क्या कुछ जानकारी इस वक्त सामने है? क्योंकि 2 नहीं है, तीन लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 महिला है। ये तीनों वो है जो मुख्य जो लूटकांड में जो अभियुक्त शामिल थे, उनको ये संरक्षण देने का काम किए थे। इन्हीं के यहाँ से जो रुपये 44 लाख है, इन्हीं के यहाँ से वो रुपयों को निकाला गया है। अब मुख्य जो दो अभियुक्त थे, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। और ये दोनों जो है वो जो जिनके साथ लूट हुए हैं, उनके ही आसपास के रहने वाले ही लोग हैं। दशरथ यादव तथा सन्नी यादव, इन्होंने ही घटना को अंजाम दिया था। जी अरुण, तो इस पूरे घटना मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है? जी बिल्कुल, 3 लोग, जिसमें 2 महिला शामिल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आरा से आ रही है, जहां पर 13 अक्टूबर से लापता युवक के शव को बरामद किया गया है। मुंगौल गांव के नहर में सिरकटा शव बरामद हुआ है। प्रेमिका से मिलने जाने के बाद से ये युवक लापता बताया जा रहा था। हाथ, पैर और सिर काट दिए गए हैं इस युवक के, और हत्या को अंजाम देकर लोग फरार हो चुके थे। पुलिस ने प्रेमिका के भाई और पिता को गिरफ्तार कर लिया है। जगदीशपुर पुलिस घटना के फिलहाल जांच में जुटी हुई है। और सहयोगी हिमांशु हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, शव की बरामदगी, पिता पुत्र की गिरफ्तारी, परिजनों को अब संतुष्टि, क्या ये सिर्फ 2 लोग ही इस पूरे हत्याकांड में शामिल? देखिए, इसमें जो मृतक है, जो युवक है, उसकी प्रेमिका भी शामिल है, क्योंकि उसने ही 13 अक्टूबर की शाम में अपने प्रेमी को, यानी जो मृतक है राजेश कुमार, उसको बुलाया था। जगदीशपुर के वार्ड संख्या 16 का निवासी था राजेश कुमार। उसको बुलाया था अपने गांव की ओर, जगदीशपुर के मोर्चा गांव में, और वहां उसके पिता, प्रेमिका के जो पिता थे और भाई ने उससे मिलकर नृशंस हत्या कर दी और शव को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर और नहर में फेंक दिया, जो कि आज सुबह बरामद हुआ है। पुलिस को जो मृतक है उसका अभी तक सिर नहीं बरामद हुआ है, लेकिन मृतक के जो घर था, उस पर जो शर्ट था, उससे उसकी पहचान हुई है कि वो वार्ड संख्या 16 का निवासी राजेश कुमार ही है। लेकिन फिलहाल जो पुलिस है वो जो शव है उसका DNA टेस्ट कराने के लिए पटना लेकर गई है, और उसके बाद से ही जो है पुलिस ने तत्काल प्रेमिका को और उसके पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ये साफ कर दिया कि प्रेम प्रसंग में हत्या को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल, जो प्रेमिका है उसने भी ये बात स्वीकार कर ली है, जैसा कि हमारे बता रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात बिहार में उपचुनाव में जारी दंगल के बीच बयानों से मचे संग्राम की। आप 19 विधायक का समर्थन जरूरत नहीं है, तो किसका समर्थन आपको प्राप्त है? प्रभार लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पार्टी की लुटिया डुबो दें। तो बिहार में 2 सीटों के दंगल पर उपचुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, आरजेडी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी और ज्यादा तेज हो गई है। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने आरजेडी पर बीजेपी से सांठगांठ का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी कोई राजनीतिक चाल चल रही है, जिसके जवाब में आरजेडी ने भी हमला किया। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि बिहार के बारे में भक्त चरण दास को कोई जानकारी नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। क्या वो सिर्फ कांग्रेस की लुटिया डुबोने के लिए प्रभारी बने हैं? सेकुलर विचारधारा से लेफ्ट आरजेडी और कांग्रेस का एक था, उस विचारधारा से आप हट गए हो, तो आपका समझौता किससे हुआ है? आप 19 विधायक का समर्थन जरूरत नहीं है, तो किसका समर्थन आपको प्राप्त है? सरकार बनाओगे तो हमारा 19 का समर्थन चाहिए था ना।
एक जीतता तो 20 आपका होता ना। तो आप ऐसा क्यों किया? इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल जरूर है, कि इसमें कोई एक है जो आप खुल कर नहीं कह पा रहे हो। अब चुनाव के बाद कोई आपका साजिश हो सकता है कि आप उनके साथ जाओगे। जिस ताकत के खिलाफ हम सब लोग एक हुए थे, उस शक्ति के साथ आप जाने वाले हो, यह स्पष्ट होता है। आपका इशारा बीजेपी की तरफ है कि आरजेडी बीजेपी से हाथ मिला सकती है, या पर्दे के पीछे बातचीत करने की वजह मेरा से? सवाल फंडामेंटल है कि मेरा 19 एमएलए को आपने जब जरूरत नहीं है तो किसका जरूरत आपको है? ये तो चुनाव राजनीति है, गणित की बात है। तो और दूसरा किसका तो होगा, वो कौन हो सकता है? आज के दिन जिस पार्टी के खिलाफ हम लोग सब एक हुए थे, वो पार्टी हो सकता है। हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कि उनको ना बिहार के सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की समझ है, ना यहाँ के राजनीतिक इतिहास की समझ है, ना लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल की कुर्बानियों की समझ है। ऐसे कोई टिप्पणी फूहर ढंग से कर दे जिसको इस बात का अंदाजा ना हो कि हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और किस प्रकार की प्रताड़नाएं झेली हैं, तब उस पर आप ये टिप्पणी अपने लोगों से पूछिए। प्रभारी होने से पहले आपको संभवतः किसी ने ब्रीफ भी नहीं किया कि क्यों परेशान थे तेजस्वी जी की एक एक मीटिंग के लिए, क्या क्या परिस्थितियां थी कि वो परेशानी बेबसी में कहते थे एक मीटिंग रख दो, एक मीटिंग रख दो। आपको इस प्रकार के जन उभार की समझ होनी चाहिए, अन्यथा प्रभार लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पार्टी की लुटिया डुबो दें। तो कुशेश्वर स्थान विधानसभा में 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने वाले हैं और इस बार इस सीट से सभी दलों ने नए चेहरों को मौका दिया है। जेडीयू के अमन भूषण हजारी अपने पिता दिवंगत पूर्व विधायक शशि भूषण हजारी के काम के सहारे चुनावी मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अतिरेक कुमार अपने पिता पूर्व विधायक अशोक राम की उपलब्धियों के सहारे जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं आरजेडी प्रत्याशी की बात करें तो गणेश भारती भी रिश्तों के बीच जीत की गुंजाइश तलाशने में लगे हुए हैं। उम्मीदवारों की जो भी सोच हो, लेकिन वोटरों का मुद्दा एकमात्र है और वो है विकास। देखते हैं कुशेश्वर स्थान से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। 30 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है और इस बार जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं सभी नए प्रत्याशी हैं और इन प्रत्याशियों के बीच सहानुभूति वोट लेने की भी होड़ मची हुई है। इस वक्त हम कुशेश्वर स्थान बाजार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस बार चुनाव को लेकर कितने उत्साहित हैं आप लोग? हम लोग 100% चुनाव को लेकर के उत्साहित है इस बार। जी जी। वोट का आधार क्या होगा? वोट का आधार विकास है। विकास होगा जी। आपके जहन में विकास है। कुशेश्वर स्थान में अभी कौन सी ऐसी चीज बाकी रह गई जिसको पूरा करना है? कुशेश्वर स्थान में तो लगभग सारा चीज माननीय विधायक स्वर्गीय शशि भूषण हजारी के द्वारा पूरा कर लिया गया है। और अभी क्या चाहते हैं यहाँ पर आप? और जो बचा उचा जो भी इस क्षेत्र में काम है, उनका लड़का खड़ा हुए है अमन भूषण हजारी। मेरा नाम रजनीकांत हजारी है। क्या होगा वोट का आधार, क्या होगा इस बार? विकास होगा सर। 15 साल से हम लोग बाढ़ को झेल रहे थे। जब से हमारे विधायक जी यहाँ आए तब से हम लोगों को रोड, बिजली, पानी, हर चीज का व्यवस्था हुआ। उस आधार पे हम लोग विधायक जी। कुशेश्वर स्थान में बाढ़ नहीं आती है? बाढ़ आती है सर और ये सदा आती रहेगी, मगर फिर भी जो पक्की सड़क जो हम लोग को मिला है, बिजली मिला है। कब मिला ये पक्की सड़क? कब मिला है ये सड़क? तो विधायक जी के रीजन में मिला। उसके पहले नहीं था? उसके पहले नहीं था, कहीं नहीं था ना। इस बार आधार क्या होगा? विकास का आधार होगा सर। क्या नाम है? मुन्ना पासवान नाम। क्या इस बार वोट का आधार आपके लिए क्या होगा? आप फल बेचते हैं? जी सर। अच्छा, तो ये बच्ची को लेकर घूम रहे हैं ऐसे टाइम पास। तो ये बताइए कि इस बार क्या होगा वोट का आधार? आप लोग ईमानदारी से बताइएगा। जात पात भी है कुछ? जात पात से हम लोग को नहीं मतलब है। मेरा नाम बबलू चौधरी है जी। ठीक है। जब से आपके लिए क्या आधार है वोट का? जब से नीतीश कुमार आए हैं ना जी, सब चीज का हम लोग को सुविधा हुआ है। ठीक है। गली गली में रोड बन गया है, पुल पुलिया बन गया है। ठीक है। थोड़ा जो कुछ बचा हुआ है, अमन भूषण हजारी जी आएंगे। आपके लिए वोट का आधार क्या होगा? विकास। एकदम विकास ही चाहिए हम लोग को, और क्या चाहिए? गली गली में विकास चाहिए, सब कुछ का पूर्ण चाहिए एकदम पूरा। तो बिल्कुल लोग जो हैं वो भी कह रहे हैं कि विकास एक आधार है वोट का। हालांकि जो प्रत्याशी हैं वो अपने से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो सहानुभूति वोट है वो भी लेने की पूरी कोशिश की जाए। और जितने भी प्रत्याशी हैं सभी पार्टियों के, चाहे वो राजद के हों, कांग्रेस के हों, जदयू के हों, लोजपा के हों, जो सहानुभूति वोट है उसकी जुगाड़ में भी वो लगातार लगे हुए हैं। अब देखना होगा जो वोटर हैं वो किस तरीके से इन प्रत्याशियों को हाथों हाथ लेते हैं
और कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका सबसे बड़ा प्रभाव इन वोटरों पर पड़ेगा, और 30 अक्टूबर को जब मतदान होगा तो इन वोटरों के चहेता आखिरकार कौन से प्रत्याशी होंगे। कैमरा पर्सन मणि चुनीदा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गोपालगंज में पंचायत चुनाव अब बेहद रोमांचक होता जा रहा है। विधायक भी पंचायत चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे अपने भतीजे के लिए वोट मांग रहे हैं। दरअसल पप्पू पांडे के भतीजे मुकेश पांडे हत्या के मामले में जेल में बंद हैं और वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। मुकेश पांडे वर्तमान में गोपालगंज जिला परिषद के अध्यक्ष भी हैं और इस बार फिर से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जब भतीजा जेल में है तो विधायक चाचा ने मोर्चा संभाल लिया है और भतीजे के लिए वोट मांग रहे हैं। जेडीयू विधायक ने अपने भतीजे के जीत का दावा किया है। और 24 तारीख को हमारे यहाँ वोटिंग है। हम लोगों का लेटर बॉक्स चुनाव चिन्ह मिला है। 26 तारीख को काउंटिंग होगा। तो आज मैं चल रहा हूँ सुहागपुर पंचायत में। जिला परिषद क्षेत्र संख्या में 5 पंचायत आ रहे हैं और मैं एक दिन एक पंचायत का दौरा करूँगा। सब जनता से चल के मिलूँगा और जो भी उनके द्वारा विकास हुआ है मैं उनको उसको बताने का काम करूँगा और जनता से आशीर्वाद लेकर के मुकेश पांडे जी को जिताने का काम करूंगा, अपने लड़के को, भतीजे को। दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए कोविड की जांच बढ़ाने के आदेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार दे रहे हैं, लेकिन पटना जंक्शन पर ये लग रहा है जैसे ये खानापूर्ति मात्र की जा रही है, क्योंकि जो तस्वीर न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुई वो वाकई चिंता बढ़ाने वाली है। देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जहां जंक्शन पर जांच के लिए डेस्क बना दिया गया है, कर्मी भी तैनात हैं, लेकिन तैनात कर्मी जो हैं वो मोबाइल पर व्यस्त नजर आते हैं। आने जाने वाले यात्रियों से पूछताछ और जांच कर टीकाकरण की बात बेहद दूर है। जब हमारे संवाददाता ने सवाल किया तो अलग अलग तर्क जरूर दिया गया इनकी तरफ से। पटना जंक्शन से देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। महापर्व छठ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग बिहार आते हैं, अपने प्रदेश आते हैं और छठी मैया की पूजा अर्चना में लीन हो जाते हैं। इस बात को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बखूबी जानते हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग को यह निर्देश दिया कि आप कोविड की जो जांच है वो अधिक से अधिक करें। जो भी दूसरे राज्य से बिहार आ रहे हैं, चाहे वो रेल मार्ग से आ रहे हों, बस से या फ्लाइट से, सभी की कोविड जांच जो है वो निश्चित तौर पर करें और पूरी संजीदगी के साथ करें, गंभीरता के साथ करें। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये पटना जंक्शन का कोविड जांच सेंटर है और यहाँ देखिए कि ये जो जांच में इनको जिम्मा दिया गया है वो मोबाइल में लगे हुए हैं, ये गेम खेल रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। देखिए ये यूट्यूब पर लगे हैं और इनका काम है कोविड जाँच करना, तमाम यात्रियों की जाँच जो है वो रुकवा करके करना। लेकिन स्थिति आप देख लीजिए कि ये तमाम जो लोग हैं मोबाइल में लीन हैं और इन्हें पता नहीं कि हम इन्हें कवर कर रहे हैं। क्या कर रही है मैडम? क्या कर रही है? क्या कर रही है? क्या कर रहे हैं? काम क्या है आपका? टेस्ट करना है। किसी को टेस्ट किए अभी? हाँ। आप मोबाइल में लगी हुई हैं। मोबाइल में लगे हैं। आप बुलाएंगे, जो लोग नहीं आ रहे हैं जांच करवाने, मुख्यमंत्री गंभीर हैं, वो कह रहे हैं कि रोकवा करके जांच कीजिए। आप मोबाइल में रहिएगा तो कैसे जांच करेंगे? वो कहते हैं हम वैक्सीन ले चुके हैं। नहीं ठीक है, लेकिन आप मोबाइल में समझ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किरण है। किरण, देखिए ये किरण है और ये कह रही है कि लोग रुकते नहीं। भैया ये बताइए कहाँ से आ रहे हैं आप? हमारे पटना नालंदा मेडिकल कॉलेज, हाँ, अहमदाबाद। पूछे नहीं, हाँ, रामनाथ। ये बता रहे हैं कि कोई नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ संख्या भी कितनी कम है। खानापूर्ति एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे ये की जा रही है और जिन लोगों के कंधा पे जिम्मेवारी स्वास्थ्य विभाग ने दे रखा है कि आप लोगों की कोविड जांच करें और जो भी दूसरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं उनकी जांच गंभीरता से हो। लेकिन ये कितने गंभीर हैं अपने काम को लेकर के, उसका अंदाजा आप इस तस्वीर को देख करके लगा सकते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मधेपुरा का जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल सिस्टम की लापरवाही की वजह से बदहाल है। 800 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कराया गया था, लेकिन यहां पर मरीजों को डॉक्टर मिलते ही नहीं है।
मेडिकल कॉलेज में ओपीडी का टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर के 1 बजे तय किया गया है, लेकिन 10 बजे से पहले किसी विभाग के किसी कमरे में डॉक्टर साहब आपको नजर नहीं आएंगे, उनसे आपकी मुलाकात नहीं हो पाएगी। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल अधीक्षक इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जब हमारे सहयोगी ने उनसे बात करने की कोशिश की तो कैमरे से वो भागते हुए नजर जरूर आए। और 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर जहां पर मरीज इस अस्पताल में पहुंचते हैं इलाज कराने के लिए बड़ी उम्मीदों के साथ, और ये अस्पताल का बनाने का मकसद, इसकी कोशिश, इसके पीछे की सोच भी यही कि इस क्षेत्र के लोगों को डॉक्टरी सहयोग मिल सके, सहायता मिल सके। लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए, अधीक्षक साहब से जब सवाल पूछा जा रहा था तो जवाब इनके पास नहीं था और ये भागते हुए नजर आए। टाइम अच्छा सर 8 बजे है कि 10 बजे? सर 1 मिनट सुना जाना, टाइम 8 बजे से है कि 10 बजे से? कहाँ है? लेकिन 9:30 बजे तक कोई नहीं आता है सर। और अब बात बिहार में बदले मौसम के मिजाज की, जिससे गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन परेशानी एक बार फिर से बढ़ गई है। टाइम 8 बजे से तो बेमौसम बरसात ने दरभंगा के डीएमसीएच को पानी पानी कर दिया है। मेडिसिन विभाग से लेकर शिशु विभाग, आपातकालीन सेवा के साथ ऑपरेशन थिएटर, हर तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। मरीजों के साथ साथ चिकित्सक और स्टाफ अब परेशान नजर आ रहे हैं। यहाँ एम्बुलेंस भी पानी में ही डूबी हुई है, कई विभागों में घुटने तक पानी है। संवाददाता विपिन कुमार दास की ये रिपोर्ट देखिए। बीती रात से हो रही बारिश ने दरभंगा के डीएमसीएच को फिर से एक बार डुबो कर रख दिया है। अभी हम दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में हैं और देखिए इमरजेंसी के आगे बरसात के पानी का क्या हाल है। यहाँ मरीजों के साथ जो नर्सेज हैं वो भी कितनी कठिनाई से यहाँ अस्पताल तक पहुँच रहे हैं। पूरे रास्ते में घुटने भर पानी है, 2 से 3 फीट पानी मेडिसिन विभाग के परिसर में लगा हुआ है। गैनिक विभाग जो कॉलेज परिसर है वहाँ भी पानी ही पानी है। तो चारों तरफ जो है पानियों से भरा हुआ है। एक नर्स है, ड्यूटी पर जा रही है, क्या करना चाह रहे हैं? क्या करेंगी, यही तो हम तो 90 से दिख रहा है। ये हम परेशानी होती है? परेशानी तो आप देख ही रहा है, पानी लग जाता है। हाँ लग जाता है बारिश की वजह से। हाँ खूब। मेरा सुषमा सिंह ये नर्स थी, अपने गुस्से का इजहार कर रही थी 1990 से यहाँ ये काम कर रही है और ये स्थिति यहाँ पर लगातार ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। जब हमने डॉक्टरों से बात की, डॉक्टर ने भी बताया कि बहुत समस्या में हम जो है यहाँ पर इलाज कर रहे हैं। तो ऐसे में जल निकासी की व्यवस्था जिला प्रशासन को बहुत जल्द करनी चाहिए थी। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। डीएमसीएच के नर्स की परेशानी तो आपने सुन ली, अब जरा मरीजों और डॉक्टरों की परेशानी भी जान लीजिए। बारिश तो सर हुई है, रात से हुआ है, लेकिन सर ये जो डीएमसीएच है उसमें सर पानी सभी रूम में लगा हुआ है सर। और सर ये पानी के कारण सर हम लोग को बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। बेड बिछाए थे, बेड भीग गया सर मेरा। सर इसका सर समाधान हो सर। काम करने में तो बहुत दिक्कत होता है, इतना दिक्कत होता है कि आप खुद देख सकते हैं। अभी जस्ट इसमें इतना पानी था, निकाला गया है, फिर 10 मिनट बाद फिर से पानी भर जाएगा। मतलब अगर 1 से 2 घंटे बारिश हो गई कंटिन्यू तो डीएमसीएच में काम करना नर्क के समान है। आप देख लीजिए, वार्ड की स्थिति देख लीजिए, 2 नंबर कमरे की स्थिति देख लीजिए। पेशेंट तो उतना ही आ रहा है, हम लोग तो 24 घंटे यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन किस स्थिति में काम कर रहे हैं आप खुद देखिए। खगड़िया में बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव की स्थिति बन गई है। जिले के सबसे बड़े अस्पताल मुख्य गेट के पास आपको पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। देखिए संवाददाता दिग्विजय की ये रिपोर्ट। खगड़िया में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रहे बारिश के कारण जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। हम ये आपको दिखा रहे हैं खगड़िया का जो ये सदर अस्पताल का जो मुख्य गेट है वहाँ का स्थिति आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पूरा जो स्थिति है, जो जल जमाव है वो पूरा झील में तब्दील नज़र आ रहा है। यहाँ पे
ये स्थिति आप देख सकते हैं। ये खगड़िया जिला का सदर अस्पताल है, जहां पर दूर दूर से लोग इलाज कराने के लिए यहां पर पहुंचते हैं और जो मुख्य गेट है वो पूरा झील में तब्दील हो गया, जिसके कारण आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। जो मरीज हैं उनको भी काफ़ी परेशानी हो रही है सदर अस्पताल पहुँचने में। हम आए हॉस्पिटल सर, तो ये पानी के वजह से जो है आदमी को चीकर भी पड़ता है, इस वजह से थोड़ा लड़ाई भी हो जाता है, किसी को चीकर पड़ जाता है इस वजह से, और मच्छर भी इससे हो जाता है ज़्यादा करके पैदा पानी का। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।